गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GKR 5962 में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि मुद्रा का मूल्य कैसे निर्धारित होता है, जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अर्थात मुद्रा का मनी प्राइस इस विषय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यदि आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसमें हमने आपको बताया है कि मुद्रा की परिभाषा बताई है। मुद्रा की परिभाषा दो प्रकार से दी है, प्रकृति के आधार पर और विस्तार के आधार पर उसके कार्य बताए हैं। प्राथमिक कार्य, जिसमें हमने आपको मुद्रा के कार्य बता दिए हैं। मुद्रा के कार्य तीन प्रकार के होते हैं: प्राथमिक कार्य, गौण या सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य। मुद्रा की विशेषता, महत्व, लाभ बता दिया है। जीवन स्तर में सुधार करती है, वस्तु विनिमय को समाप्त कर दिया है। ठीक है, उत्पादक के लिए महत्वपूर्ण है, उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और रोजगारों में वृद्धि की है, आर्थिक संकटों में सहायता मिलती है। इस प्रकार की सभी हमने बातें बता दी। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो विस्तृत रूप से हमारी चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम जानेंगे कि मुद्रा का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। तो इस क्वेश्चन को अपन लिखने के लिए सबसे पहले देखते हैं मुद्रा का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। उसमें लिखेंगे हाउ कैन प्राइस ऑफ मनी मुद्रा का मूल्य कैसे निर्धारित होता है, ये लिख करके फिर इसके बाद लिखेंगे क्योंकि मुद्रा के द्वारा सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण होता है, परंतु सवाल ये उठा कि मुद्रा का मूल्य कैसे निर्धारित होता है, क्योंकि मुद्रा भी अन्य वस्तुओं की भांति एक वस्तु है। इस विषय पर भी अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, जिनके सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इनका वर्णन क्रमवाई हम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन जानेंगे आउटकम थ्योरी, जिसे कहते हैं हिंदी में परिणाम सिद्धांत। ये हेडिंग डाल करके अब लिखोगे प्रोफेसर फिशर के अनुसार। ठीक है, प्रोफेसर फिशर के अनुसार मुद्रा का मूल्य मुद्रा के परिणाम द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है। इस विषय पर और अधिक सुधार करते हुए प्रोफेसर टोजिंग ने लिखा है टोजिंग ने लिखा है यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाती है तो मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा कम कर दी जाती है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य गिर जाता है। इतना लिखने के बाद में उपरोक्त समीकरण को प्रोफेसर फिशर ने एक सूत्र रूप भी दिया है, जिसे हम कहते हैं MB बराबर P और T। यहाँ M अपनी मुद्रा की कुल मात्रा है, B मुद्रा की चलन गति है, P एक वस्तु का मूल्य है, T यानी सौदों की संख्या है। उपरोक्त सारणी को उपरोक्त सूत्र या समीकरण को एक सारणी के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। मान लो M T P 1/P, ये आप सारणी में लिखोगे। माना कि किसी समय बिंदु पर मुद्रा की मात्रा 10 है करोड़ और उसी समय सौदे भी 10 करोड़ हैं, तो 10 से कम 10 एक वस्तु का मूल्य 1 1/P, यानी 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 एकम 1 आएगा। उसके बाद मुद्रा की मात्रा जैसे ही 20 की जाती है तो वस्तु एवं सौदे उतने ही हैं, 10 दूनी 20, 2 और 2 का भाग यदि हम 1 में देंगे 2/1/2, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 10, 2 पंजे 10, यानी 2 पंजे 10। मुद्रा का मूल्य कितना हो गया? 0.5, यानी आधा हो गया। इसके बाद जैसे ही मुद्रा की मात्रा 5 कर दें तो सौदे इतने ही हैं 10, तो 10 का 5 से गुणा करेंगे तो 0.5 आएगा।
0.5 आएगा तो 0.5 1/0.5, तो ये 0 हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएंगे। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, यानी मुद्रा का मूल्य 2 आ जाएगा। आप सारणी समझ गए होंगे। अब अपन समझते हैं इसकी मान्यताएं। मान्यताएं मैं इस प्रकार से लिखवाऊंगा जिसमें आप इस सिद्धांत की आलोचनाएं भी लिख सकते हैं। देखिए, पहले नंबर पर सौदों की संख्या को स्थिर माना गया है। सौदों की संख्या को क्या माना गया है? स्थिर माना गया है। मूल्य स्तर को भी स्थिर माना गया है। जो मूल्य स्तर है वो भी स्थिर है, ठीक है। और मूल्य स्तर स्थिर है, मूल्य स्तर भी क्या है आपका? स्थिर है। तीसरे नंबर पे लिखेंगे चलन गति भी स्थिर है, मुद्रा की चलन वेग भी स्थिर है। ये सिर्फ पूर्ण रोजगार की स्थिति में लागू होता है। चौथा है पूर्ण रोजगार में। और पांचवा है ये आपका विकसित अर्थव्यवस्था में लागू होता है। विकसित अर्थव्यवस्था में लागू होता है, ठीक है। यूनि को अपन आलोचना मान लेंगे तो ये सिद्धांत अपना कंप्लीट हो जाता है। अपन चलते हैं अब नेक्स्ट सिद्धांत की ओर, जो कि प्रोफेसर किन्स ने दिया है। किन्स की थ्योरी, इतना डार करके प्रोफेसर किन्स के अनुसार लिखोगे। प्रोफेसर किन्स परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की इस बात पर सहमत नहीं हुए कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन मुद्रा की मात्रा के द्वारा एकदम से परिवर्तित हो जाता है। अर्थात उन्होंने बताया कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करने से मूल्य तो परिवर्तित होता है, परंतु ये सीधा एवं प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से आकस्मिक रूप से यानी क्रम बाई क्रम द्वारा होता है। इस विषय में उन्होंने बताया कि जैसे ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम की जाती है तो क्या हो जाता है। मान लो मुद्रा है तो उसकी मात्रा अधिक कर दी तो क्या होता है, ब्याज की दर क्या होती है? गिर जाती है। ब्याज की दर गिर जाएगी तो पूंजी अधिक मात्रा में उठेगी। क्या होगी? ब्याज अधिक मात्रा में पूंजी लेंगे, अधिक मात्रा में पूंजी लेंगे। फिर क्या होगा? विनियोग अत्यधिक होगा। विनियोग क्या होगा? अधिक मात्रा में होगा। विनियोग यदि अधिक हो रहा है, उसके बाद विनियोग अधिक होता है तो उत्पादन के साधन क्या होंगे? महंगे होंगे। उत्पादन के जो साधन है महंगे हो जाएंगे, महंगे होंगे। तो उसके बाद क्या होगा? उत्पादन के साधन महंगे होंगे तो उत्पादित वस्तु आपकी महंगी पड़ने लगेगी। उत्पादित वस्तु महंगी पड़ेगी आपको। उत्पादित वस्तु महंगी पड़ेगी और उत्पादन स्थिति महंगी हो जाएगी तो जो वस्तु बनी है वह कैसी हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। और इस स्थिति में अर्थव्यवस्था का मूल्य, इस स्थिति में मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। इसके विपरीत इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराया जाए, यदि मुद्रा का मूल्य कम किया जाए तो क्या होगा कि मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा और वस्तुओं सेवाओं का मूल्य घट जाएगा। ये तो हो गया मुद्रा के मूल्य। उन्होंने उनका खंडन कर दिया, यानी परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं का खंडन करने के बाद अन्य निर्धारक तत्व बताए हैं। मुद्रा के मूल्य के अन्य निर्धारक तत्व हैं बचत और विनियोग। बचत और विनियोग। किसी समय बिंदु पर यदि लोग मुद्रा की बचत अधिक करना चाहते हैं यानी उसे नगद रूप में अधिक मात्रा में रखना चाहते हैं, तो ऐसा तभी संभव है जब वह वर्तमान खर्चों को कम कर दें। तो इससे वस्तुओं सेवाओं का मूल्य बढ़ जाएगा, मुद्रा का मूल्य। इस वीडियो में हम जानेंगे बचत एवं विनियोग। तो आपको बता ही दिया है। विनियोग, जब विनियोग अत्यधिक, बचत का या तो विनियोग किया जाएगा या बचा लिया जाएगा। यदि विनियोग होगा तो पूंजी में वृद्धि होगी। पूंजी में वृद्धि होगी तो वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य बढ़ेंगे। इस तरह उत्पादित वस्तु महंगी पड़ेगी, मुद्रा का मूल्य कम होगा और वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य बढ़ जाएगा। अब इसकी मान्यताओं की ओर चलते हैं। मान्यताओं में देखोगे, मान्यता है आपकी
पूर्ण रोजगार होगा तभी ये लागू होगा। पूर्ण रोजगार। बचत एवं विनियोग की माप करना संभव है। बचत की माप करना संभव है नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है दीर्घकालीन है भैया, दीर्घकालीन है। ठीक। चौथे नंबर पर आता है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। तो ये सब इसकी विशेषताएं भी हो जाएंगी, लाभ भी हो जाएंगे और इसकी आलोचनाएं भी हो जाएंगी। थोड़े से परिवर्तन की आवश्यकता, थोड़ा सा दिमाग लगा करके सब बनाया जा सकता है। ये से पॉइंट हैं। ठीक है। उसके बाद चलो अपन दूसरे नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट आता है कैश अप्रोच। कैश अप्रोच सिद्धांत। नगद शेष दृष्टिकोण। नगद शेष दृष्टिकोण। नगद शेष दृष्टिकोण। समझ में आया? कैश अप्रोच, नगद शेष दृष्टिकोण कौन कौन जानता है क्या होता है? कोई नहीं जानता? चलो बता दूं कि ये होता है कैम्ब्रिज समीकरण। कैम्ब्रिज समीकरण। कैम्ब्रिज समीकरण क्या होता है, अब इसकी अपन आज चर्चा करेंगे आगे। कैम्ब्रिज समीकरण इंग्लैंड में स्थित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन और किन्स आदि ने मुद्रा के मूल्य निर्धारण में अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिन्हें कैम्ब्रिज सिद्धांत कहा जाता है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मांग एवं पूर्ति पर आधारित होता है। मुद्रा की मांग से तात्पर्य किसी समय बिंदु पर लोगों द्वारा की जाने वाली मुद्रा की मांग से है। उसी के विपरीत मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य किसी समय बिंदु पर मुद्रा के कुल स्टॉक से मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। उन्होंने बताया कि जहाँ पर मुद्रा की मांग एवं पूर्ति दोनों आपस में बराबर होंगी, वहाँ पर मुद्रा का मूल्य निर्धारित होगा। इसे यूँ समझें कि जब लोग नगद रूप में अपने पास यानी मुद्रा की मांग को बढ़ाते हैं तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। इसके विपरीत यदि लोग विनियोग में अत्यधिक मात्रा करते हैं तो मुद्रा का मूल्य घटता है। नगद शेष दृष्टिकोण जो है उन्होंने ये बता दिया। अब उन्होंने इस विषय पर अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने अपने अपने समीकरण दिए हैं, जिन्हें क्रम बाई क्रम हम जानेंगे। पहले नंबर पर आता है आपका मार्शल जी ने दिया है P बराबर KY/M। P औसत मूल्य स्तर है, K नगद मुद्रा है, Y कुल वास्तविक आय है, M आपका मुद्रा की मात्रा है। एम आई राइट? प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि यदि KY स्थिर है तो मुद्रा का मूल्य यानी P केवल मुद्रा की मात्रा के कारण निर्धारित होगा। KY नगद मुद्रा यदि लोग नहीं कर रहे, कुल वास्तविक आय भी उतनी है, तो मुद्रा की मात्रा बढ़ाने पर ही मुद्रा का मूल्य परिवर्तित होगा। ठीक है। चलो दूसरा जानते हैं पीगू सर। पीगू जी ने क्या कहा है? पीगू सर ने बताया है P बराबर KR/M C+H और C-I। P औसत मूल्य स्तर है, K नगद मुद्रा है, R आपकी कुल वास्तविक आय, M मुद्रा की मात्रा, C कुल करेंसी, H कुल बैंक में कुल मांग जमा है, चालू खाते की जमा है, और C यानी सावधि जमा है। प्रोफेसर पीगू के अनुसार यदि अन्य सभी कारक स्थिर हैं तो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन केवल मुद्रा यानी के नगद मुद्रा के कारण होगा। यदि लोग मुद्रा की मांग अधिक मात्रा में करेंगे तो मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। इसके विपरीत यदि के या नगद रखना कम करेंगे, ब्याज की दरें गिरेंगी तो नगद रखना कम करेंगे, तो ये मुद्रा का मूल्य आपका
घट जाएगा। उसके बाद दिया है रॉबर्टसन ने दिया है आपका P बराबर KT/M। P यहाँ पे आपका औसत मूल्य स्तर है, K नगद मुद्रा है, T कुल सौदों की संख्या है, मुद्रा की मात्रा। ठीक है। रॉबर्टसन का समीकरण प्रोफेसर फिशर के समीकरण परिणाम सिद्धांत से मिलता जुलता है। उन्होंने बताया है कि यदि अर्थव्यवस्था में सौदे की मात्रा स्थिर है तो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन केवल मुद्रा की मात्रा के कारण आता है। उसके बाद दूसरा है, चौथा है किन्स ने दिया है P बराबर N/K। P औसत मूल्य स्तर, N मुद्रा की मात्रा, K नगद रुपया। ठीक है, यही है ना। एक बार और आप देख लो इनका समीकरण, यही होगा लगभग। अब इसमें मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन मुद्रा की मात्रा के कारण ही होता है, यानी N के कारण ही होता है। बस इतना, मतलब ये समीकरण आपके सॉल्व हो चुके हैं। अब इसकी मान्यताएं देख लेते हैं, विशेषताएं, लाभ देख लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं इसमें। मांग की माप करना कठिन है। जो मांग है उसकी माप नहीं हो सकती, मांग की माप करना कठिन है। मांग की माप, यदि मान्यता आती है तो मांग की माप लिख दो, और यदि आलोचनाएं आती हैं तो मांग की माप करना कठिन है, सिंपल है। वास्तविक आय का अनुमान लगाना कठिन है। वास्तविक आय का अनुमान लगाना कठिन है। ठीक है। तीसरे नंबर पर आती है कठिन समीकरण। चौथे नंबर पर आता है आपका बैंक में जमाएं। ठीक, यही हो जाएंगी इसकी बस, यानी लगभग आपका ये टॉपिक सॉल्व हो चुका है। इसके बाद एक और समीकरण दिया है मिल्टन फ्रीडमैन ने। ये आपका मिल्टन फ्रीडमैन का समीकरण है। उन्होंने 3-4 बातें बताई हैं, इनके आधार पर कि मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है, उन्हें जानो। देखो, उन्होंने बताया कि सौदों की संख्या ब्याज की दर सौदों की संख्या, ब्याज की दर, और हो जाएगा आपका वास्तविक आय। चौथे नंबर पर हो जाएगा आपका, 3 ही बात बताई है उन्होंने, जितनी समझ में आए उतनी करो। अधिकतर तो 3 ही बताया है। क्रम बाई क्रम इन पर चलते हैं। उन्होंने जानते हैं मिल्टन फ्रीडमैन के सिद्धांत,
सौदों की संख्या क्या है भाई? सौदों की संख्या। सौदों की संख्या, जब अर्थव्यवस्थाओं में सौदों की मात्रा बढ़ती है तो मुद्रा का मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि उन सौदों को क्रय करने के लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। ब्याज की दरें। यदि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर कम है तो विनियोग अत्यधिक मात्रा में होगा, और विनियोग होने से मुद्रा का मूल्य कम होगा, यानी लोग अत्यधिक मात्रा में पैसा खर्च करेंगे तो मुद्रा का मूल्य कम होगा। उसके बाद बताया उन्होंने वास्तविक आय। यदि लोगों की वास्तविक आय में वृद्धि होती है या वह स्थिर बनी रहती है तो मुद्रा का मूल्य कम या अधिक होगा। बस इतना ही बताया है उन्होंने, ज़्यादा अधिक इम्पोर्टेंस नहीं है, पर ये सही है इतना ही। तो आज हमने जाना कि मुद्रा का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। हमने 3-4 समीकरण भी जाने हैं, ठीक है। उनकी हम लोग क्रम वाइज से देख भी बता भी सकते हैं। कैश अप्रोच जाना, मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन, किन्स आदि, मांग, सौदों व स्वार, ठीक, ये सब कुछ जाना है हमने। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।